हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? ठीक है, आज हम अगला स्टार्ट करने चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक थर्मोडायनामिक्स का अगला जो टॉपिक हम लेने चल रहे हैं वो है वर्क डन बाय एन आइडियल गैस। अगला टॉपिक हमारे पास जो आता है उसका नाम है वर्क डन बाय एन आइडियल गैस। ठीक, आइडियल गैस। इसी को हम ये भी कह सकते हैं कि वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन, या कह दिया जाए कि वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन। ठीक है ना। आइए हम इस टॉपिक की बात करने चलते हैं, इसको देखते हैं कि कैसे ये एक्सपेंशन कैसे होता है, इसमें वर्क डन का कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं। ठीक है ना। तो एक सिंपल सी बात है कि हम एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट लेते हैं। क्या लेते हैं? एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट लेते हैं। हमने कह दिया कि ये एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, जिसमें ये जो आप देख रहे हैं ये सिलेंडर है और इसमें एक पिस्टन फिट है। कुछ इस तरीके से एक पिस्टन इसमें फिट कर दिया जाए। क्लियर? ये एक पिस्टन इसमें फिट कर दिया गया है। हमने कह दिया कि पिस्टन है। पिस्टन की एक खास बात है कि ये जो पिस्टन है ये मासलेस और फ्रिक्शनलेस। हम ऐसा एज्यूम करके चलते हैं, वैसे तो कोई पिस्टन मासलेस नहीं हो सकता है, लेकिन हम ऐसा एज्यूम करके चलते हैं कि इसमें जो पिस्टन है वो कैसा है, मासलेस है और फ्रिक्शनलेस है। ठीक है ना। इनिशियली हम ये मान के चलते हैं कि इसमें जो पोजीशन है वो ए है और इस पोजीशन ए जहाँ तक आप देख रहे हैं ये इसके करस्पॉन्डिंग जो प्रेशर है वो हमने कह दिया कि P1 है और वॉल्यूम क्या है, V1 है। इसके अंदर क्या फील्ड है? इसके अंदर गैस है। ठीक है, गैस, या कह दिया कि इसके अंदर क्या है, आइडियल गैस है। तो इस पिस्टन से जो इनक्लोज है वो क्या है, वो गैस है आइडियल। और ये जिसकी पोजीशन है इनिशियली हमने कह दिया कि ए है और यहाँ का प्रेशर कितना है, P1 है और वॉल्यूम कितना है, V1 है। करेक्ट, गैस है। क्योंकि गैस के थ्रू क्या होता है, इस पिस्टन पर फोर्स लगता होगा, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल हैं जो रैंडम मोशन में होते हैं, तो क्या लगाते होंगे, इस पर फोर्स लगाते होंगे। और जब इस पर फोर्स लगता होगा तो उस फोर्स में क्या होता होगा, उस फोर्स की वजह से ये जो पिस्टन है ये ऊपर की तरफ आता होगा और ये पिस्टन जब ऊपर की तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, इसमें ये पिस्टन यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, ये पिस्टन यहाँ पर आ जाता है। जब ये पिस्टन यहाँ से यहाँ पहुँचता होगा, मतलब अगर इसको ए पोजीशन मान लिया जाए, इसको बी मान लिया जाए, तो पिस्टन ए से बी की तरफ चलता है और ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करके जाता है हमने उसे कह दिया कि कितना है, वो डेल्टा एक्स है, या कह दिया जाए कि डी एक्स है। ये पिस्टन इतना ऊपर जाता है। इसके बाद हमने जो दूसरी कंडीशन मान लिया वो मान लिया कि वो बी है और इसके करस्पॉन्डिंग जो प्रेशर है वो P2 है और वॉल्यूम कितना है, वो V2 है। ठीक है ना। हमने ऐसा मान लिया कि देखिए क्या है, ये एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है। इसमें इनिशियली जो पिस्टन है कहाँ पे है, यहाँ पे। इसके अंदर क्या है, गैस इनक्लोज है। ठीक है, इसमें गैस इनक्लोज है और इनिशियल जो पोजीशन है, इनिशियल जो स्टेट कह लिया जाए, ना कहा जाए पोजीशन, इनिशियल स्टेट कह लिया जाए। इनिशियल स्टेट क्या है, ए है और जिसके करस्पॉन्डिंग प्रेशर कितना है, P1 है और वॉल्यूम कितना है, V1 है। ये पिस्टन धीरे धीरे करके मूव करता है ऊपर तरफ, इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्टेंस ए से बी तक, यानी dx ट्रेवल करके ऊपर जाता है। जब ट्रेवल करके ऊपर जाएगा, एक्सपेंशन होगा, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो प्रेशर है हमने मान लिया कि P है और वॉल्यूम कितना है, हमने कह दिया कि V प्लस dV है। ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग कितना वॉल्यूम है। और धीरे धीरे करके जा रहा होगा तो दूसरी जो इसकी पोजीशन आ गई वो B है और उसके करस्पॉन्डिंग प्रेशर कितना है, P2 है और वॉल्यूम कितना है, V2 है। ठीक है ना, यहाँ तक बात क्लियर है। हमें क्या बताना है कि A से B तक जाने में कितना वर्क डन होगा। तो पहले हम वर्क कैलकुलेट करते हैं कि इस A से B तक जाने में कितना वर्क होगा, देन उसके बाद टोटल कैपिटल A से कैपिटल B तक जाने में कितना वर्क होगा, ये हम इसका कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। तो यहाँ पे जरा देखिए कि लेट
ए बी द एरिया ऑफ पिस्टन। ये जो पिस्टन आप देख रहे हैं इसके एरिया को भी हमने ए मान लिया। वैसे यहाँ पे ए 2 बार आया लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हमने एरिया को भी क्या ले लिया है, ए ले लिया है। ठीक है ना, एरिया को ए ले लिया है। यहाँ जो प्रेशर लगता होगा, क्योंकि पिस्टन के ऊपर प्रेशर कितना होगा, एटमॉस्फेयर का प्रेशर होगा, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जो पिस्टन मूव करेगा ऊपर की तरफ वो किसके अगेंस्ट द प्रेशर पी, अगेंस्ट प्रेशर पी इतना, क्योंकि ऊपर से क्या होगा, एटमॉस्फेयर का प्रेशर लगता होगा जिसको हमने मान लिया कि पी है, तो इसके अगेंस्ट क्या होता होगा, इसमें एक्सपेंशन होता होगा गैस में और ये पिस्टन ऊपर तरफ जाता है। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि पिस्टन मूव्स अपवर्ड अगेंस्ट द कांस्टेंट प्रेशर पी। चाहे ये कह दिया जाए कि इसके जो गैस के अंदर का प्रेशर है उसका प्रेशर पी है इस स्टैंड पे आकर के, और इसके अगेंस्ट जब इस प्रेशर के साथ पिस्टन ऊपर जाएगा तो कितना फोर्स लगाएगा, दैट इज इक्वल टू पी इंटू ए। तो चाहे जो भी कह लिया जाए तो मैं कह सकता हूं कि फोर्स अप्लाइड बाय गैस ऑन द पिस्टन कितना हो जाएगा, हमने कह दिया कि F इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया। ये इसका हो जाता है क्या, फोर्स। इतना फोर्स ये पिस्टन पर लगेगा ऊपर तरफ, जिसके पिस्टन ऊपर तरफ जा रहा होगा अगेंस्ट द कांस्टेंट प्रेशर पे। करेक्ट। देन वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, कितना वर्क हो जाएगा इस पर। अगर इसके करस्पॉन्डिंग वर्क किया जाए तो वर्क हो जाएगा, हमने कह दिया कि DW दैट इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, या कह दिया कि डिस्टेंस। ये यहाँ से हो जाएगा F की जगह आप क्या रखोगे, प्रेशर इंटू एरिया इंटू dx। ठीक है, यहाँ से अब हम इसको लिखने चलते हैं कि P इंटू A इंटू dx। ये जो A इंटू dx होगा दैट विल बी दिस स्मॉल वॉल्यूम। तो हमने इसे लिख दिया कि P इंटू dv, जो किस वॉल्यूम को शो करता है, इतने वॉल्यूम को, और इतना वॉल्यूम कितना होगा, दैट इज इक्वल टू dv। करेक्ट, इतना वॉल्यूम ये शो करेगा। तो जो आपके पास स्मॉल वर्क डन आता है, स्मॉल वर्क डन दैट इज इक्वल टू P इंटू dv। करेक्ट, हमने कह दिया कि इतने के लिए वर्क डन इतना हो जाएगा। अब हम कहते हैं कि टोटल वर्क डन फ्रॉम A टू B, यहाँ से यहाँ तक के लिए कितना हो जाएगा वर्क डन, तो आप लिखेंगे टोटल वर्क डन। ठीक है ना, आप लिखेंगे टोटल वर्क डन। ये कितना हो जाएगा, हमने कह दिया कि W दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ P dV और वॉल्यूम V1 से लेकर के V2 तक। ठीक है, तो एक हमारे पास फार्मूला यहाँ पर आ जाता है वर्क डन का कि दैट इज इक्वल टू W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ V1 टू V2 P dV। ये हमारे पास एक जनरल सा फार्मूला आ जाता है किसका, वर्क डन का। तो वर्क डन आप बहुत आसानी से इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं कि ड्यूरिंग एक्सपेंशन जो वर्क कैलकुलेट होगा वो किस तरह से कैलकुलेट होगा, उसको हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है ना, यहाँ एक बात देखने को मिलती होगी कि इसके करस्पॉन्डिंग प्रेशर P1 है, इसके करस्पॉन्डिंग प्रेशर P2 है, क्योंकि जब एक्सपेंशन होता है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है, तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो हमने यहाँ तो दिखाया है, बट यहाँ पे मैंने क्या लिया है, यहाँ पे मैंने P लिया है। ठीक है ना, यहाँ मैंने P लिया है क्योंकि मैं ऐसा मान करके चलता हूँ कि जब पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा तो वो अगेंस्ट द कांस्टेंट प्रेशर P जाता है, क्योंकि पिस्टन के ऊपर से प्रेशर कितना लगेगा, पिस्टन के ऊपर से जो प्रेशर लगने वाला होगा दैट विल बी P, दैट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि पिस्टन के ऊपर से लगने वाला प्रेशर हमेशा ही कांस्टेंट होगा, और उसके अगेंस्ट क्या होता है, पिस्टन ऊपर तरफ मूव करता है। तो हम ये कह लेते हैं कि प्रेशर क्या होगा, ये P होगा। ठीक है ना, इस बात को समझने के लिए, फर्दर समझने के लिए कि प्रेशर P होगा, हम कहाँ चलते हैं, हम चलते हैं वर्क डन का कैलकुलेशन करते हैं इंडिकेटर डायग्राम के थ्रू। ठीक है ना, तो आइए जरा वर्क डन का कैलकुलेशन हम करते हैं किसके थ्रू, इंडिकेटर डायग्राम के थ्रू करके देखते हैं कि कैसा मिलेगा हमें वर्क डन। ठीक है ना, देखिए अब हम क्या करने चलते हैं, हम ये करने चलते हैं यहाँ पर कि इसके करस्पॉन्डिंग देखिए हमने ले लिया प्रेशर और यहाँ ले लिया हमने वॉल्यूम। ठीक है ना, इधर ले लिया हमने प्रेशर और यहाँ पे हमने क्या ले लिया है, वॉल्यूम। करेक्ट,
हमने कहा कि इनिशियली जो इसका वॉल्यूम है वो V1 है और जो प्रेशर है कितना P1 है, क्योंकि जब एक्सपेंशन इसमें होता है तो जो इंडिकेटर डायग्राम इसका बनेगा, इंडिकेटर डायग्राम कुछ ऐसे बनता है, कुछ ऐसे लाइक दिस। ठीक, इनिशियल स्टेट जो यहाँ पर है उसको हमने कह दिया कि ये है और इसके करस्पॉन्डिंग प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है। जब ये B तक पहुँचता है तो इसके करस्पॉन्डिंग प्रेशर P2 है और वॉल्यूम कितना है V2 है। ठीक है, हमने कह दिया कि ग्राफ कैसा जाता है, डाउनवर्ड ग्राफ ऐसे जाएगा। ठीक, अब हमने इस पर कोई दो पॉइंट एज्यूम कर लिए। सपोज दैट दिस इज द पॉइंट ए एंड दिस इज द पॉइंट बी, दिस इज द पॉइंट बी विच इज वेरी क्लोज टू ए। दो पॉइंट हमने मान लिए, एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट हमने मान लिया कि बी है, और ए और बी कुछ इस तरह से हैं कि दोनों बिल्कुल ही नज़दीक है, बहुत ही करीब है। अब सोचिए कि अगर मैं इसका क्या बना लूँ, एक रेक्टेंगल बना लूँ। मैंने ऐसे एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉप कर लिया, इसको हमने नाम दे दिया कि ए डैश है, और इसके करस्पॉन्डिंग एक और हमने ऐसे ड्रॉ कर लिया ये, और इसके करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट हमने कह दिया कि बी डैश है। ठीक है, तो ए बी बी डैश ए डैश एक क्या बन जाता है, रेक्टेंगल बन जाता है। क्यों रेक्टेंगल बन जाता है, क्योंकि अगर आप देखें, क्योंकि ए और बी बहुत ही करीब हैं, तो अगर लाइन ऐसे बनी हुई है और दो पॉइंट को बिल्कुल पास मान लिया जाए तो इस लाइन को हम सीधा एज्यूम कर सकते हैं, इसको हम स्ट्रेट एज्यूम कर सकते हैं। तो मैं ऐसा यहाँ पे कह सकता हूँ कि जो पोजीशन ऑफ ए है, पोजीशन ऑफ बी है, दोनों ही क्या है, बहुत नज़दीक है। इसलिए मैं मान लेता हूँ कि इनके बीच जो स्लांट डिस्टेंस है वो स्लांट नहीं क्या है, स्ट्रेट डिस्टेंस है। तो ए के करस्पॉन्डिंग भी प्रेशर को हम पी मानेंगे और बी के करस्पॉन्डिंग जो प्रेशर होगा उसको भी हम क्या मान लेते हैं, पी मान लेते हैं। हम ऐसा कर लेते हैं। तो फिर एरिया, फिर हम निकालते हैं इसके अंदर एरिया। यहाँ पे एक बात हम और मान लेते हैं कि ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ए बी एंड ए डैश इज इक्वल टू बी बी डैश। ये दोनों लाइन ही क्या है, इक्वल है। करेक्ट, ये क्या बन जाता है, रेक्टेंगल बन जाता है। जब रेक्टेंगल बन जाता है तो हम इसका एरिया निकालते हैं, और एरिया अंडर द ग्राफ जो होता है दैट इज इक्वल टू वर्क डन। तो हम निकालते हैं एरिया ऑफ ए बी बी डैश ए डैश, इसका एरिया निकाला जाए तो दैट इज इक्वल टू ए बी इंटू ए डैश, इतना हमने कह दिया। और ये क्या है, दैट इज इक्वल टू स्मॉल वर्क डन डी डब्ल्यू, क्योंकि जितना एरिया होगा वही क्या है, वर्क डन होगा। ठीक है, तो अब इसके करस्पॉन्डिंग अगर देखा जाए तो ये वॉल्यूम एक्सिस है, इसलिए हम इतने को मान लेंगे कि क्या है, ये डीवी है, इसका वॉल्यूम है। इसको हमने मान लिया कि ये क्या है, डीवी है, इसका वॉल्यूम है। और यहाँ से जो ए डैश, जस्ट अ मिनट, इसको हमने मान लिया ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू, हमने मान लिया कि डीवी, इस डिस्टेंस को। ये जो डिस्टेंस आपके पास ए डैश है, ए डैश बी डैश है, इसको हमने कह लिया कि सेम है। और अगर ये सेम है तो हमने कह लिया कि ये पी है, यहाँ से यहाँ तक, यानी यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब हम क्या रखते हैं, ए बी को, जो हमारे पास ए बी है यहाँ से यहाँ तक, इसको हम कहते हैं कि प्रेशर है, और इसको हम कहते हैं कि वॉल्यूम है, डीवी है। ठीक है, तो यहाँ से जो डी डब्ल्यू आएगा वो बन जाता है आपके पास एक ये फार्मूला। ठीक है, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी इंटू डी बन जाएगा। अब हमें क्या करना है, क्योंकि हमें बताना है टोटल वर्क डन। हमें क्या बताना है, हमें बताना है टोटल वर्क डन दैट इज इक्वल टू, क्योंकि जो ये ग्राफ बना हुआ है इसका एक बाउंडेड एरिया होगा, बाउंडेड एरिया होगा, इसकी बाउंडेड लिमिट होगी। तो ए के करस्पॉन्डिंग जो वॉल्यूम है हमने कह दिया कि V1 है, और इसके करस्पॉन्डिंग जो वॉल्यूम है हमने कह दिया कि V2 है। ठीक है, क्योंकि वेरिएबल यहाँ पे क्या मिलता है, वेरिएबल आपको यहाँ पे डीवी मिलता है, इसलिए लिमिट भी किसकी आप लगाएंगे, V की लगाएंगे। और जब V की लिमिट लगाएंगे और टोटल वर्क डन निकालेंगे तो दो ऑप्शन आपके पास हैं। एक तो ये है कि इसी तरह पतली पतली स्ट्रिप्स बनाएं, उन सब का एरिया निकालें और उन सब के एरिया को क्या करें, एडअप कर दें, ऐड कर दें। दूसरा आपके पास ऑप्शन क्या होता है कि आप इसको इंटीग्रेट करें, और क्योंकि वेरिएबल यहाँ पे वॉल्यूम है इसलिए वॉल्यूम की लिमिट लगाएं। वॉल्यूम की लिमिट कहाँ से कहाँ तक, V1 से स्टार्ट होकर के V2 तक वॉल्यूम की लिमिट होगी। तो V1 यहाँ पर होगा, यहाँ से यहाँ तक V1 है और यहाँ से यहाँ तक क्या है,
V2 है, तो V1 जो है वो कम है और V2 क्या है, ज़्यादा है। इससे आप बता सकते हैं क्या होता है, एक्सपेंशन होता है। तो जो टोटल वर्क डन होगा दैट इज इक्वल टू W, एंड W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ PdV V1 टू V2, करेक्ट। तो इस तरह से हम क्या कैलकुलेट करते हैं, वर्क डन का कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या होता है, वर्क डन का कैलकुलेशन है ड्यूरिंग एक्सपेंशन प्रोसेस, ठीक है ना। आइए जरा हम कुछ और बात करते हैं वर्क डन में। वर्क डन में कुछ और बातें करते हैं कि अगर वर्क डन कुछ अलग अलग कंडीशन में इंडिकेटर डायग्राम पे निकालना हो, यानी पीवी डायग्राम पे निकालना हो, तो कैसे आप इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो वर्क डन फ्रॉम द पीवी डायग्राम, वर्क डन फ्रॉम द पीवी डायग्राम, वर्क डन फ्रॉम द पीवी डायग्राम। देखिए जरा हम कुछ और की बात कर लेते हैं कि वर्क डन फ्रॉम द पीवी डायग्राम। पीवी डायग्राम से वर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो नंबर 1 है एट कांस्टेंट प्रेशर। नंबर 1 जो कैलकुलेट करेंगे हम कहेंगे कि एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर पर हम पहले वर्क कैलकुलेट करके देखेंगे। तो पीवी डायग्राम हमने बना लिया, ये दिस इज द पी एंड दिस इज द वी, हो गया पीवी डायग्राम, ठीक है। यह कह दिया जाए कि प्रेशर है और वॉल्यूम है, एज यू विश, जैसा चाहे वैसा इसको कह लें। प्रेशर कांस्टेंट है, मतलब प्रेशर को अगर हमने मान लिया कि यहाँ इसको प्रेशर ना लिख के, इसको पी ना लिख के, इसको लिख लीजिएगा प्रेशर, तो ठीक है, और इसको आप लिख लीजिए वॉल्यूम, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट हमने सेलेक्ट किया कि भाई यहाँ का प्रेशर पी होगा और प्रेशर क्या है, थ्रू आउट द प्रोसेस कांस्टेंट है। थ्रू आउट द प्रोसेस में, थ्रू आउट द प्रोसेस प्रेशर कांस्टेंट है, तो हमने कह दिया कि भाई प्रेशर की एक लाइन है और यहाँ से यहाँ तक क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है। ये इसका क्या है, प्रोसेस था, यहाँ से यहाँ तक, यानी ए से लेकर के बी तक, ठीक है। अब इस पॉइंट की जो करेस्पॉन्डिंग वॉल्यूम होगा हमने कह दिया कि V1 है, और इस पॉइंट के जो करेस्पॉन्डिंग वॉल्यूम होगा हमने कह दिया कि V2 है। तो यहाँ से यहाँ तक V1 है और यहाँ से यहाँ तक क्या है, V2 है, ठीक है। तो आपको क्या मिल जाता है, यहाँ पे मिल जाता है कि प्रेशर होगा भाई। अब जब प्रेशर होगा, कांस्टेंट होगा, तो एरिया अंडर द ग्राफ, अगर हम कैलकुलेट किए वर्क डन, तो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू होता है एरिया अंडर द ग्राफ। एरिया अंडर द ग्राफ क्या होता है, वर्क डन आपको मिलता है। तो इसके नीचे का वर्क डन निकालें, यानी इसके नीचे का क्या निकालें, एरिया निकालें। तो जो एरिया निकालोगे वही वर्क डन हो जाएगा। तो एरिया जब आप निकालोगे तो देखिए एरिया, क्योंकि एक रेक्टेंगल है, तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक अगर मैं कह दूं कि भाई ये ए डैश है, ये पॉइंट बी डैश है, तो ए डैश इज इक्वल टू बी डैश, दैट इज इक्वल टू पी। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ इसे पी इंटू ए बी इज इक्वल टू ए डैश बी डैश, दैट इज इक्वल टू ए डैश बी डैश कितना होगा, दैट इज V2 माइनस V1, या कह दिया जाए कि P V2 माइनस V1। ये आपके पास क्या हो जाता है, प्रेशर, वर्क डन एट द कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। तो वर्क डन एट द कांस्टेंट प्रेशर जो हम वर्क कैलकुलेट करेंगे वो कितना हो जाएगा, वो इस तरीके से हम निकालेंगे इसको, P V2 माइनस V1, ये इसका प्रेशर कांस्टेंट पे वर्क डन हो जाता है, ठीक है। दूसरा अगर हम कहें तो भाई प्रेशर वेरिएबल है, कांस्टेंट प्रेशर नहीं है, प्रेशर क्या है, वेरिएबल है। अगर प्रेशर को हम वेरिएबल कहें तो ग्राफ हमारे पास कैसा बनेगा, हमने कह दिया कि ये वाला जो एक्सिस है, जो वर्टिकल एक्सिस है, ये क्या है, प्रेशर है, और ये जो आप एक्सिस देख रहे हैं ये क्या है, वॉल्यूम है। वेरिएबल है मतलब हमने कह दिया कि ग्राफ ऐसे बना हुआ है। इस पॉइंट की जो करस्पॉन्डिंग है वो क्या है, P1 है, V1 है, और इसके जो करस्पॉन्डिंग पॉइंट देख रहे हैं आप P2 और V2 होगा, ठीक है, P2 और V2 होगा। अब इसके करस्पॉन्डिंग जब आप वर्क निकालोगे तो क्या निकालोगे कि भाई ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, लिमिट है, वॉल्यूम की V1 है, और यहाँ से यहाँ तक क्या है, हमने कह दिया कि V2 है। जो फार्मूले आप अभी तक पढ़ते चले आए हैं उन सब में क्या होता है कि दोनों ही वेरिएबल होते हैं, लेकिन एक इंस्टेंट के लिए हम प्रेशर को कांस्टेंट मान लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पे निकालते हैं तो वही कंडीशन आपके पास है कि एक ये स्टेप होगी, इस स्टेप का पहले आप एरिया निकालोगे और उसे इंटीग्रेट कर दोगे। इस स्टेप को जब आपने अभी एरिया निकाला तो एरिया आपको क्या मिला था, P इंटू डी वी, और जब आप इसी को इंटीग्रेट कर दोगे कहाँ, V1 से V2 तक,
तो ये क्या मिल जाएगा आपको, dW मिल जाता है, यानी W मिल जाता है, वर्क डन मिल जाता है। तो जब प्रेशर कांस्टेंट होगा तो फार्मूला ये, जब प्रेशर वेरिएबल होगा, ग्राफ इस तरह का बना होगा, तो आपको फार्मूला मिलेगा ये। ठीक है। दूसरी बात देखिए कि अगर मैं कहूं कि भाई जो वर्क है वो पॉजिटिव है और वर्क निगेटिव है, जरा वर्क पॉजिटिव और वर्क निगेटिव का देख लिया जाए कि क्या एग्जांपल है, कैसे आप इसको कैलकुलेट करके देखते हो। ठीक है ना। तो पॉजिटिव और निगेटिव वर्क जरा देख लिया जाए, कैसा मिलेगा आपको, पॉजिटिव वर्क एंड निगेटिव वर्क। ठीक है ना। पॉजिटिव और निगेटिव वर्क की बात कर थोड़ी थोड़ी कर लिया जाए, देखा जाए, हमने कह दिया कि क्या निकालना है, पॉजिटिव और निगेटिव वर्क। ये आपके पास है प्रेशर, और ये क्या है, वर्कसीस किसकी है, वॉल्यूम की। ठीक। दूसरी भी आपके पास है, दूसरा और एक है कि ये जो है इसमें दिया जाता है, ये वॉल्यूम एक्सिस है, और इधर जो आप देख रहे हैं वो वर्टिकल पे प्रेशर एक्सिस है। ठीक। हमने प्रेशर और वॉल्यूम ये एक्सिस हमने मान लिया है कि दोनों एक्सिस इस तरह से हमको दिखाई देती हैं। ठीक है। अब हमें देखना है कि वर्क पॉजिटिव होगा कि वर्क निगेटिव होगा, इस बात को हम देखने चलते हैं। ठीक है ना। तो वर्क में पॉजिटिव और निगेटिव होने के लिए क्या है कि अगर एक्सपेंशन प्रोसेस है, वर्क डन बाय द गैस, तो वर्क कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। और वर्क डन ऑन द गैस, कंप्रेशन प्रोसेस होता है, वर्क कैसा होगा, निगेटिव वर्क डन आपको मिलता है। तो पहली कंडीशन में जरा देखा जाए, हमने कह दिया कि एक ग्राफ है वो कुछ इस तरह का है, ग्राफ एक है जो किस तरह, इस तरह का ग्राफिक दिया जाता है। यहाँ पे क्या है, P1 V1, यहाँ पे क्या है, P2 V2। ठीक है ना। हमने इसको मान लिया कि भाई ए से लेकर के बी तक का ग्राफ है और कुछ ग्राफ इस तरह का बना हुआ है। ठीक है ना। हमने कह दिया कि ग्राफ कुछ ऐसा बना हुआ है। अगर हम यहाँ पे बात करें देखने के लिए, तो जरा देखिए, यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो वॉल्यूम का क्या है, वॉल्यूम यहाँ पे ये है, हमने कह दिया V1, और यहाँ पे वॉल्यूम कितना है, ये V2। वॉल्यूम जो है लगातार क्या है, वॉल्यूम लगातार बढ़ता जाता है, और अगर लगातार वॉल्यूम बढ़ता है तो क्या होता है, एक्सपेंशन प्रोसेस होता है। इस एक्सपेंशन प्रोसेस में जब आप वर्क निकालते हो तो वर्क डन कैसा निकालोगे, अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट बी डैश है, और ये पॉइंट ए डैश है, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ ए बी, बी डैश एंड ए डैश, ए बी बी डैश ए डैश, एरिया अंडर द ग्राफ। और एरिया कितना इसके नीचे कवर्ड है, एरिया इतना कवर्ड है। अगर जब आप इसको ले रहे हैं तो कैसा चल रहा है, आप इसको क्लॉकवाइज चल रहा है। ठीक है। जब हम क्लॉकवाइज चलते हैं ग्राफ पे तो वैसे भी एक्सपेंशन होता है और वर्क कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसका जो वर्क होगा वो कैसा होगा, वो होगा इसका पॉजिटिव वर्क। ठीक। यहाँ की बात अगर हम करें, हमने कहा यहाँ जो ग्राफ है वो ग्राफ कुछ इस तरह का है। ठीक है। यहाँ जो चलने वाला ग्राफ है वो कुछ इस तरह का है। हमने कह दिया कि ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं ये P1 V1 है, और यहाँ जो पॉइंट आप देख रहे हैं वो P2 V2 है। इनिशियल वॉल्यूम ये यहाँ पर है V1, और फाइनल वॉल्यूम कहाँ है, ये यहाँ पर है V2। प्रोसेस कैसा जाता है, ए से बी की तरफ। ठीक है। प्रोसेस कैसा जाता है, ए से बी की तरफ। यहाँ जो वर्क होगा वो भी क्या होगा, वो भी होगा एरिया अंडर द ग्राफ। यहाँ जो वर्क होगा वो भी क्या होगा, एरिया अंडर द ग्राफ। जब इसमें आप एरिया अंडर द ग्राफ कैलकुलेट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ बात करूँगा कि वर्क डन इज इक्वल टू एरिया अंडर द ग्राफ। एरिया अंडर द ग्राफ, ग्राफ कौन सा है, जो ग्राफ है वो है ए बी बी डैश ए डैश, ये ग्राफ है। इसके इतना हमको चाहिए क्या, एरिया। जब इतना एरिया आपको चाहिए तो ये कैसा चलेगा, ए बी बी डैश ए डैश, मतलब कैसा, एंटी क्लॉकवाइज। और जब एंटी क्लॉकवाइज होता है तो वर्क डन कैसा होता है, निगेटिव। प्रोसेस कैसा होता है, कंप्रेशन का।
ठीक है। यहाँ पे प्रोसेस कैसा होगा, एक्सपेंशन का, ठीक है ना। तो इस तरह से हम वर्क डन कैलकुलेट कर लेते हैं किस पे, पीवी डायग्राम पे, और कैसा हम निकालते हैं कि कंप्रेशन होता है या एक्सपेंशन। तो अगर ग्राफ हम ले रहे हैं कैसा, क्लॉकवाइज, तो एरिया अगर हम ग्राफ एरिया अंडर द ग्राफ अगर हम ले रहे हैं क्लॉकवाइज तो वर्क डन होता है एक्सपेंशन, जो होता है पॉजिटिव। और अगर वही एरिया अंडर द ग्राफ को हम ले कैसा, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाता है, जिसको हम कहते हैं कंप्रेशन प्रोसेस होता है, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए कि एक कंप्रेशन का है और दूसरा कैसा है, एक्सपेंशन का है। क्लियर। आइए अब हम कुछ बात करते हैं कि अगर मान लिया जाए कि भाई साइक्लिक प्रोसेस है, ठीक है, अगर मान लिया जाए कि साइक्लिक प्रोसेस है तो वर्क डन कैसा होगा, ठीक है ना। तो वर्क डन फॉर द साइक्लिक प्रोसेस, अगर प्रोसेस साइक्लिक है तो वर्क डन कैसा होगा, ठीक है ना। वर्क डन फॉर द साइक्लिक प्रोसेस, वर्क डन फॉर साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है, वर्क डन फॉर साइक्लिक प्रोसेस कैसा है, साइक्लिक है। साइक्लिक का मतलब होता है कि उस प्रोसेस में जहां से वो स्टार्ट हुआ हो वो वहीं तक वापस फिर से आया हो, ठीक है ना। जैसे मान लिया जाए कि कोई एक प्रोसेस है जो सर्कुलर पाथ को फॉलो करता है, एक पॉइंट से चलता है, लौट करके उसी पॉइंट में फिर से वापस आ जाता है, कैसा होगा, साइक्लिक होगा। मान लिया जाए कि एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल यहाँ से चलता है, ऐसे आए ऐसे आए ऐसे जाए, क्या हो जाएगा, साइक्लिक प्रोसेस। हमने कह दिया एक रेक्टेंगल है, कैसे चलता है, ऐसे ऐसे और ऐसे, क्या हो जाता है, साइक्लिक प्रोसेस। तो ऐसे प्रोसेस जिनमें जहां से हम स्टार्ट करें, जो इनिशियल पॉइंट है, फाइनल पॉइंट भी वही हो जाए कि एक बार सर्कुलेट करके हम उसी फाइनल पॉइंट पे पहुंच जाते हैं, तो क्या हो जाता है, वो साइक्लिक प्रोसेस हो जाता है, ठीक है ना। तो इसको हम कहते हैं साइक्लिक प्रोसेस। तो अगर साइक्लिक प्रोसेस की बात किया जाए तो जो साइक्लिक प्रोसेस का वर्क डन होता है, यहाँ पे जरूरी बात ये होती है कि वर्क डन ड्यूरिंग साइक्लिक प्रोसेस इज एरिया enclosed by the PV डायग्राम, ठीक। अभी तक क्या था, एरिया अंडर द ग्राफ था, अब एरिया इनक्लोज्ड बाय द ग्राफ है, एरिया इनक्लोज्ड बाय द ग्राफ। जितना एरिया वो इनक्लोज करेगा, अगर उसका एरिया आप जितना एरिया इनक्लोज करे, अगर उसका एरिया आप कैलकुलेट करते हैं तो क्या मिल जाएगा आपको मिल जाता है वर्क डन बाय द साइक्लिक प्रोसेस। आइए कुछ एग्जांपल्स हम लेकर के देखते हैं। तो एक सिंपल सी बात है, मान लिया जाए नंबर 1 कि पीवी डायग्राम है, इधर पे क्या है, प्रेशर है, इधर पे क्या है, वॉल्यूम है, ठीक। एग्जाम्पल थ्रू इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। हमने कह दिया कि हमारे पास जो है एक कुछ इस तरह का साइक्लिक प्रोसेस है, ऐसा, ठीक। इसमें जो पॉइंट 1 है यानी ए है, वो ये पॉइंट है, ठीक है ना, ए है। जो दूसरा पॉइंट है वो बी है। कैसे चलता है ग्राफ, ए से बी इस पाथ को फॉलो करता हुआ जाता है, पाथ 1 है, और फिर बी से ए आता है किसको, पाथ 2 को फॉलो करता हुआ, ठीक है ना। ये ऐसे जाता है फिर लौट करके ऐसे आता है। अब हम ये कहते हैं कि आपको क्या बताना है, एरिया। तो हमने कहा, सॉरी, आपको बताना क्या, वर्क डन। तो हमने कहा कि जो वर्क डन होगा वो क्या हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू एरिया इनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड पाथ। इसका मतलब है कि इतना जो होगा एरिया, वही क्या है, वर्क डन हो जाएगा, ठीक है। इसको कैलकुलेट करने का प्रोसेस क्या है, जरा देखिए। हमने इसको जब कैलकुलेट करने का प्रोसेस देखा तो हमने इसके करस्पॉन्डिंग 2 ग्राफ बना लिए। एक हमने इधर कह दिया कि भाई प्रेशर है, और इधर हमने कह दिया कि क्या है, वॉल्यूम है। दूसरा में एक और बना लेते हैं, ऐसे ही हमने यहाँ पे कह दिया प्रेशर है, और यहाँ पे कह दिया कि वॉल्यूम है, ठीक। सबसे पहले हम वो ग्राफ लेते हैं जो ए से बी तक जाता है वाया 1। तो हमने सबसे पहले ये ले लिया, ये वाला पार्ट, ठीक।
ये आपके पास कौन सा पॉइंट है, ए है, ये पॉइंट हमारे पास बी है, ग्राफ ऐसे जाता है और वाया 1 जाता है। अगर इसके नीचे का हम वर्क कैलकुलेट करें तो हम कहेंगे एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ। ठीक, ले लिया जाए। हमने कह दिया, नाम दे दिया कि ए बी, बी डैश और ए डैश। इसके नीचे का जो एरिया होगा वो कितना होगा, तो देखिए इतना एरिया होगा। तो यहाँ पे जो वर्क डन होगा, वर्क डन जिसको हम कह लेंगे कि W1 है, दैट इज इक्वल टू एरिया अंडर, एरिया अंडर, एरिया अंडर द ग्राफ। और जो एरिया अंडर द ग्राफ होगा वो क्या है, एरिया ऑफ, एरिया ऑफ ए बी, बी डैश ए डैश, यहां से चल करके ऐसे। ठीक, देखिए कैसा फॉलो करता है, ये क्लॉकवाइज फॉलो करता है। क्लॉकवाइज फॉलो होगा तो होगा पॉजिटिव। ठीक है, हमने कह दिया कि वर्क कितना है, ये पॉजिटिव है, जिसको हम लिखेंगे कि W कैसा है, W1 जो दिया गया है वो है प्लस W1। ठीक, पॉजिटिव है मतलब कि प्लस W1 है वर्क। ठीक, इतनी बात हमको समझ आ गई। दूसरे वाले में बी से ए जब जाए वाया 2, तो बी से ए जब आप जाएंगे वाया 2 तो ग्राफ कैसा बना है, ये ऐसा ग्राफ कैसा बनेगा, बी से ए तक जाने के लिए ग्राफ ऐसा बना हुआ है। इस पॉइंट को हमने नाम दिया कि ये बी है जो इसमें दिया हुआ था, और ये है ए। ठीक है ना, कैसा बना हुआ है, ये ऐसे बना हुआ है। इसके करस्पॉन्डिंग भी निकालिए भाई, एरिया कितना हो जाएगा, हमने कहा निकालिए करस्पॉन्डिंग एरिया। तो बी है, ए है, ये ए डैश है और ये क्या है, बी डैश है। करेक्ट। जब आप इसके नीचे का एरिया कैलकुलेट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, बी ए डैश बी डैश। कैसा है ये ऐसा चलेगा, ऐसा चलेगा मतलब एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। जब एंटी क्लॉकवाइज चलेगा तो इसका वर्क कैसा होगा, निगेटिव होगा। जब इसका वर्क निगेटिव होगा तो हम यहाँ पे जब वर्क डन की बात करेंगे, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस W2। ठीक है, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस W2, क्योंकि जब आप इसका एरिया निकालोगे तो क्या हो जाएगा, किसका एरिया, बी ए डैश बी डैश। कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है, वर्क कितना हो जाएगा, निगेटिव। जब आप यहाँ वर्क निकाल रहे थे तो वर्क कैसा था, प्लस W1, इसका जो वर्क होगा माइनस W2। अगर हम टोटल वर्क डन की बात कर ले, अब यहाँ पे इसकी वर्क डन की बात कर ले, तो जो टोटल वर्क डन आएगा, क्या आएगा, जो टोटल वर्क डन आएगा, W इज इक्वल टू W1 प्लस माइनस W2, या कह दिया जाए कि W1 माइनस W2। ठीक है, तो यहां से नेट वर्क डन आएगा। और जब ये इतना वर्क डन बचा नेट, मतलब इसमें से इसमें को माइनस कर दिया जाए तो कितना पोर्शन बचेगा, सिर्फ इतना पोर्शन बच जाएगा। तो वर्क डन इन द साइक्लिक प्रोसेस हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। ये वर्क डन कैलकुलेट करने का क्या होता है, प्रोसेस होता है। तो डायरेक्टली अगर कोई रेगुलर डायग्राम दिया हुआ है तो उसका आप एरिया कैलकुलेट कर लोगे, लेकिन अगर इरेगुलर दिया हुआ है तो इसको बाई पार्ट करके करना पड़ेगा, या फिर जैसा भी क्वेश्चन के हिसाब से सिचुएशन बनती है वैसा हम इसको कर लेते हैं। आइए जरा हम एक और लेकर के देखते हैं एग्जाम्पल इसका, एक एग्जाम्पल इसका और लेते हैं और देखते हैं कि इसमें वर्क डन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, आइए जरा उसकी बात करें। मान लिया जाए कि ये क्या है, एक पीवी डायग्राम है। हमने कह दिया कि यहाँ पे क्या है, प्रेशर है, और यहाँ पे क्या आपको दिया जाता है, वॉल्यूम। ठीक है, यानी पीवी डायग्राम है। इस पीवी डायग्राम में जो हमको दिया जाता है वो एक सर्कुलर प्रोसेस दिया जाता है। प्रोसेस कैसा दिया जाता है, ये एक सर्कुलर प्रोसेस आपको दिया जाता है। ठीक, ये सर्कुलर प्रोसेस है। इसके करस्पॉन्डिंग जो आपको प्रेशर बताया जाता है, इसके करस्पॉन्डिंग उसको दिया जाता है कि भाई P1 प्रोसेस प्रेशर है। ठीक, जो इसके करस्पॉन्डिंग दिया जाता है वो दिया जाता है आपको P2। ठीक है, जो इसके करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम आपको दिया जाता है दैट इज V1, और जो इसके करस्पॉन्डिंग आपको वॉल्यूम दिया जाता है दैट इज V2। ठीक है, ये आपको क्या दिए जाते हैं, प्रेशर और वॉल्यूम। ठीक है, आपको प्रोसेस भी दिया जाता है इस सवाल में कि प्रोसेस कैसा है। जो प्रोसेस आपको दिया जाता है वो कुछ इस तरीके से है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज प्रोसेस भी आपको ऐसा दिया जाता है। ठीक, प्रोसेस आपको कैसा दिया जाता है, एंटी क्लॉकवाइज आपको प्रोसेस दिया जाता है। ठीक है,
कहा जाता है बताइए वर्क डन कितना हो जाएगा। तो वर्क डन के बारे में अभी आपने पढ़ लिया है कि एरिया इनक्लोज्ड, क्या पढ़ लिया है, एरिया इनक्लोज्ड बाय द ग्राफ, जो एरिया वो इनक्लोज करेगा। ये एक सर्कल है तो एरिया इनक्लोज करेगा, क्योंकि एक सर्कल है, अगर इसका डायमीटर d है तो हम ये कहेंगे इसका डायमीटर अगर d है, एक डायमीटर ये हो जाएगा, दूसरा डायमीटर ये हो जाएगा। तो हमने कह दिया कि दैट इज इक्वल टू π/4 d स्क्वायर। इसके जो डायमीटर दोनों इक्वल तो हैं क्योंकि सर्कल है, लेकिन आप इसको लिखेंगे कैसे, दोनों डायमीटर को लिखेंगे अलग अलग। तो जो डायमीटर अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगी उसको हम लिखेंगे, उसको भी लिखेंगे d, और d इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा v2 माइनस v1, ठीक है ना। कितना हो जाएगा v2 माइनस v1, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी v2 माइनस v1। हमने कह दिया कि ये हो जाएगा v2 माइनस v1। जो वर्टिकल एक्सिस होगी, जो वर्टिकल डायमीटर होगा वहां कितना हो जाएगा p2 माइनस p1, यहां से यहां तक कितना हो जाएगा p2 माइनस p1। तो d स्क्वायर है, एक d की जगह आप ये रख लीजिए, एक d की जगह आप ये रख लीजिए। अब ये बन जाएगा आपके पास π/4 p2 माइनस p1 इंटू v2 माइनस v1 दैट इज इक्वल टू वर्क डन। वर्क डन का एक ही फार्मूला आ जाता है आपके पास, ठीक है। मान लिया जाए कि एक और आपके पास दिया जाता है डिजाइन, ये हमने कह दिया कि भाई ये पीवी डायग्राम है, ये क्या है पीवी डायग्राम है, और यहाँ पे जो आपको ग्राफ दिया जाता है वो एक ट्राइंगल दिया जाता है। हमने कह दिया कि एक जो ग्राफ दिया जाता है वो कुछ ऐसे दिया जाता है जिसको आप क्या कहेंगे ट्राइंगल है, ट्राइंगुलर शेप का आपको एक डायग्राम दिया जाता है। इसके करस्पॉन्डिंग कुछ वैल्यूज दी जाती है कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट आपके पास बी है और ये पॉइंट आपके पास सी है, ठीक है। इनका जो दिया जाता है साइकिल कैसा है, वो साइकिल कुछ इस तरीके से है, यानी जो साइकिल है वो कैसा है क्लॉकवाइज है, ठीक है। साइकिल कैसा जो दिया जाता है वो क्लॉकवाइज साइकिल आपको दी जाती है। आपको इसके करस्पॉन्डिंग कुछ वैल्यूज दिया जाता है कि इसके जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू यहाँ है वो है v1, यहाँ जो वैल्यू दी जाती है वो है v2, इसके करस्पॉन्डिंग जो प्रेशर है वो है p1 और इसके करस्पॉन्डिंग जो प्रेशर है वो है p2। आपको बताना है वर्क डन। क्या बताना वर्क डन, W इज इक्वल टू एरिया इनक्लोज्ड बाय द कर्व, एरिया इनक्लोज्ड बाय द डायग्राम, जो भी एरिया है इसको जब आप निकालो, क्योंकि ट्राइंगल है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हमने कह दिया कि हाफ इंटू बेस, बेस क्या है AB, और AB की वैल्यू कितनी है v2 माइनस v1 दैट इज द बेस, इंटू हाइट, हाइट कितनी है यहाँ से यहाँ तक, ये कितनी हो जाएगी p2 माइनस p1, ये वैल्यू हो जाती है। तो इस तरीके से हम क्या कैलकुलेट करते हैं, वर्क डन का कैलकुलेशन ऐसे हम कर लेते हैं, ठीक है ना। इतनी बात हम इसमें करके रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो चलने जा रहा है सवाल, सॉरी जो अगला हमारे पास टॉपिक चलने जा रहा है वो वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है ना। अगला जो हम बात पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइए जरा उसकी बात कर लिया जाए, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस पे हम वर्क डन की बात करेंगे, ठीक है ना। प्रोसेस कैसा आइसोथर्मल, आइसोथर्मल कौन सा प्रोसेस होता है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर क्या हो कांस्टेंट हो, एक ऐसा प्रोसेस जिसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो, जो क्वासी स्टैटिक हो, एक ऐसा प्रोसेस जो बहुत स्लो होता है उसको हम कहते हैं क्वासी स्टैटिक, ठीक है। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या हो वर्क डन, जिसमें क्या हो टेम्परेचर कांस्टेंट हो, उसका वर्क डन कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो एक बेसिक फार्मूला भी हमने पढ़ लिया कि वर्क डन इन एक्सपेंशन प्रोसेस, वर्क डन इन एक्सपेंशन प्रोसेस ऑफ आइडियल गैस, ऑफ आइडियल गैस,
W इज इक्वल टू P dV V1 से लेकर के V2 तक। ठीक है, हमने एक फार्मूला अभी ये पढ़ लिया था। तो इस फार्मूले को ही क्या करना, हमें यूटिलाइज करना है और देखते हैं कि कैसा बनेगा ये। फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ स्टेट, फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ स्टेट। इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होती है, हमने इसके पहले के वीडियो में देख रखा है। आप उसको जाते हैं, जा करके उसको ओपन करके देखिए, आपको मिल जाएगा इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होता है। PV इज इक्वल टू म्यू आर टी, वेयर P इज द प्रेशर, V इज द वॉल्यूम, म्यू इज द नंबर ऑफ मोल्स, R इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट या गैस कांस्टेंट, एंड T इज द टेम्परेचर या एब्सोल्यूट टेम्परेचर। करेक्ट। हम यहाँ से लिखते हैं कि P कितना हो जाएगा, P इज इक्वल टू म्यू आर टी डिवाइड बाई वी। इस वैल्यू को प्लेस कर दीजिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा अब W इज इक्वल टू म्यू आर टी डिवाइड बाई वी dV, लिमिट V1 टू V2, ये इसकी लिमिट लगा देंगे। ठीक है, अब इसमें से जो कांस्टेंट को बाहर लीजिए, ये म्यू कांस्टेंट हो जाएगा, R कांस्टेंट हो जाएगा, T कांस्टेंट हो जाएगा। R इसलिए क्योंकि वो गैस कांस्टेंट है, T इसलिए क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। बचेगा क्या, इंटीग्रेशन V1 टू V2 1 बाई वी dV। ठीक है, 1 बाई वी dV का इंटीग्रेशन करिए, 1 बाई वी का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ln v, ln का मतलब नेचुरल लॉग। तो ये हो जाएगा यहाँ पर म्यू आर टी ln v, V1 टू V2। जब आप इसे आगे लिखोगे तो ये हो जाएगा म्यू आर टी ln V2 माइनस ln V1, एक ब्रैकेट में कर दीजिए। इसको लिखा जा सकता है कि म्यू आर टी ln V2 अपान V1, ये आप जानते हैं किससे आता है, ये आएगा, आपको मिलेगा लॉग फार्मूले से। ठीक है ना, इतना हमने कर दिया। अब हम चाहते हैं कि इसको हम नेचुरल लॉग से हटा करके लॉग बेस 10 में ले आएँ। जब लॉग बेस 10 में लाना होगा तो आप इसको 2.303 से मल्टीप्लाई करोगे, ln लॉग में कन्वर्ट हो जाता है, म्यू आर टी लॉग V2 अपॉन V1, एक ही इक्वेशन हमारे पास बन करके आ जाता है। ठीक, अब हम इसको चेंज करने चलते हैं, क्योंकि हम जानते हैं ऐसा, P1 V1 इज इक्वल टू म्यू आर टी, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है। लाइकवाइज इसकी जो दूसरी स्टेट आएगी उसको हम लिखेंगे P2 V2, दैट इज आल्सो म्यू आर टी, और अगर दोनों की इक्वेट कर दिया जाए तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, या यहाँ से निकाल दिया जाए कि V2 अपान V1 इज इक्वल टू P1 अपान P2। हम ऐसा क्या करेंगे, इसको कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ भी इस वैल्यू को प्लेस करिए तो ये हो जाएगा वर्क डन इज इक्वल टू 2.303 म्यू आर टी लॉग P1 अपॉन P2, एक ये फार्मूला हमारे पास वर्क डन के लिए आ जाता है। ठीक है, तो एक सिंपल सी बात है, एक सिंपल सा इंटीग्रेशन था, हमने इसको कैलकुलेट किया और कैलकुलेट करके लगा दिया कि भाई ये वर्क डन का फार्मूला आपके सामने आ जाता है। करेक्ट। नेक्स्ट अब आती है बात फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। ठीक है, कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। देखिए बड़ी सिंपल सी बात है फर्स्ट लॉ के बारे में भी, कि फर्स्ट लॉ जो है बहुत ही सिंपल सी बात हो जाती है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं इसमें बिल्कुल आसान सा प्रोसेस है। दूसरे पे हम चलते हैं अब, जिसका नाम है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, कहाँ पे चलते हैं हम, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे चलते हैं। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक, एक सिंपल सी बात है, बहुत ध्यान से इसको हम देखेंगे, मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही आसान सा काम है, एक स्टेप पे भी समझने की केवल ज़रूरत है। मान लिया जाए कि कोई एक पॉइंट ये है, हमने कह दिया कि ये पॉइंट ए है। ठीक है, कोई एक दूसरा पॉइंट है ये है, जिसको हमने कह दिया कि पॉइंट बी है। ठीक है, ये थर्मोडायनेमिक स्टेट के दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी है। कोई एक प्रोसेस है जो ए से बी के बीच में होना है। ठीक है, और हम मान लेते हैं कि वो अलग अलग पाथ को फॉलो करता हुआ प्रोसेस ए से बी तक पहुंचता है। ठीक है, हमने कह दिया कि पहला प्रोसेस कैसा, इसको हमने क्या प्रोवाइड किया प्रोसेस को,
ए पर हमने इसको प्रोवाइड किया हीट, हीट मतलब एनर्जी, हमने इसको एनर्जी प्रोवाइड किया, ठीक है। एनर्जी जब प्रोवाइड किया तो क्या होता है, इसमें एक्सपेंशन होता है, और जब एक्सपेंशन होता है तो ये वर्क डन परफॉर्म करता है, ठीक। हमने कह दिया कि जब ये प्रोसेस परफॉर्म होता है तो ये इस बात को फॉलो करता हुआ जाता है, किसको, पाथ नंबर 1 को, ठीक है ना। ये कुछ वर्क परफॉर्म करता है, वर्क जो परफॉर्म करता है हमने कह दिया कि वो परफॉर्म कितना करता है, W, या कह दिया जाए कि DW, वो DW वर्क परफॉर्म करता है, ठीक। और जब Q माइनस DW को कैलकुलेट किया जाता है तो इसकी कुछ वैल्यू आती है। Q माइनस DW को जब परफॉर्म किया जाता है, मतलब मेजर किया जाता है, तो क्या होता है, कुछ वैल्यू आती है, ठीक। यहीं पे इसको छोड़ दिया जाता है। फिर इसी प्रोसेस को दूसरे पाथ के थ्रू ले जाया जाता है, पाथ नंबर हम ये तय कर लेते हैं, ठीक। फर्दर जब इसको Q दिया जाता है, वर्क डन होता है, और जब दोनों का डिफरेंस निकालते हैं तो फिर वैल्यू उतनी ही आती है, Q माइनस DW की वैल्यू फिर उतनी ही आती है जितनी पहले प्रोसेस में आई थी। इसी तरह एक बार और परफॉर्म किया और हमने कह दिया कि पाथ नंबर 3 है ये। जब यहाँ पे मैंने Q दिया और वर्क कैलकुलेट किया, यानी वर्क निकला और उसके करस्पॉन्डिंग जब माइनस किया तो सेम वैल्यू फिर से आती है। इसका मतलब यह है कि इन दोनों का डिफरेंस कहाँ जाता है, इन दोनों का डिफरेंस हर बार गैस एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। गैस को आपने क्या किया भाई, गैस है, गैस एक सिलेंडर में बंद है, एनर्जी आपने नीचे से दिया उसको, जब एनर्जी आपने दिया तो इस पर एक्सपेंशन हुआ, वर्क हुआ। जब वर्क और गिवन एनर्जी दोनों का सब्ट्रैक्शन निकालते हैं तो कुछ वैल्यू आती है, ठीक। यही प्रोसेस हम कई बार करते हैं, इस बात को अलग अलग बात को फॉलो करते हुए इस प्रोसेस को हम कई बार करते हैं, 2-3 बार हम इसको क्या करते हैं, लगातार करते हैं, और हर बार एक ही चीज़ मिलती है कि जो वैल्यू आती है सेम आती है। इसका मतलब है कि जो इसमें डिक्रीजमेंट आया वो कहाँ चला जाता है, उसको ये गैस एब्जॉर्ब कर लेती है। एब्जॉर्ब करने का मतलब ये है कि इससे गैस की इंटरनल एनर्जी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, या कह दिया जाए कि वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हम एनर्जी कंजर्वेशन लगाएं, क्यू प्रोवाइड करेंगे, वर्क डन होगा, और जो एनर्जी एक्स्ट्रा है जो इन दोनों को माइनस करने के बाद है वो क्या करती है, गैस एब्जॉर्ब कर लेती है। तो यहाँ पे एक सिंपल सी बात ये है कि बाय द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बाय द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, Q इज इक्वल टू, Q हमने दिया तो कहाँ कहाँ परफॉर्म हुआ, एक तो ये हुआ डेल्टा U, इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में, प्लस W। ये जो इक्वेशन आप देख रहे हैं Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, इसी इक्वेशन को हम कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यही क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इट इज बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन, ये एनर्जी कंजर्वेशन पे क्या है, बेस्ड है। जो इन Q और W का, जो Q और W का क्या आता है, चेंज आता है, जो इनका सब्ट्रैक्शन आता है, वो कहाँ जाता है, वो इस गैस की इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में चला जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो एनर्जी आप दोगे उस एनर्जी का कुछ पार्ट, उस एनर्जी का कुछ पार्ट इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में चला जाता है, और कुछ पार्ट से क्या होता है, वर्क होता है, ठीक है। इतनी सी बात है, इसका कोई मैथमेटिकल डेरिवेशन नहीं है, केवल ये एक इक्वेशन है। इसी को हम कहते हैं कि ये क्या है, फर्स्ट लॉ है। फर्स्ट लॉ का यही ड्रॉबैक है कि ये नहीं बताता है कि कितना फ्रैक्शन एनर्जी का यू में जाएगा, इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में जाएगा, और कितना वर्क में चला जाएगा। तो ये नहीं बता पाता है फर्स्ट लॉ, ये नहीं बता पाता है कि कितनी एनर्जी इसके यू में जाती है, यानी इंटरनल एनर्जी में जाती है, यूज होती है, और कितनी डब्ल्यू में यूज होती है, ठीक है। एक इसका ये ड्रॉबैक है। दूसरा ड्रॉबैक इसका और भी है कि ये कभी ये नहीं बताता है, फर्स्ट लॉ कभी ये नहीं रिप्रेजेंट कर पाता है कि एनर्जी का फ्लो किस डायरेक्शन में होता है। दो बातें नहीं बता पाता है, एक तो एनर्जी के फ्रैक्शन के बारे में नहीं बता पाता है, और दूसरा एनर्जी का फ्लो किस डायरेक्शन में होता है इसके बारे में ये नहीं बता पाता है। यही दोनों इसके क्या है, ड्रॉबैक हैं, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। और दीज आर द
ड्रॉबैक्स ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, करेक्ट। तो इतनी बात हमने इसमें जान लिया है। जब फर्स्ट लॉ के साथ हम डील करते हैं तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट थिंग होती है साइन कन्वेंशन, ठीक है। फर्स्ट लॉ के साथ डील करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग होती है साइन कन्वेंशन। उस साइन कन्वेंशन के बारे में हमें पता होना चाहिए, तभी हम इसके साथ डील कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके साथ डील करने के लिए साइन कन्वेंशन की जरा बात किया जाए तो हम एक टेबल जैसी बनाते हैं। हमने कह दिया कि क्वांटिटी, हमने कह दिया कि क्या है ये क्वांटिटी, ठीक। क्वांटिटी, क्वांटिटी के बाद हमने कह दिया कि साइन, ठीक। उसके बाद हमने कह दिया कि कंडीशन, कंडीशन, ठीक। कंडीशन सबसे पहले जो हमारे पास आती है बात, वो हमने कह दिया कि क्यू है, ठीक। क्योंकि अगर हम कंडीशन देखें तो क्यू दो तरह से होता है। क्यू कैसा होता है? क्यू दो तरह से होता है। एक तो क्यू पॉजिटिव होगा और दूसरा क्यू निगेटिव होगा, ठीक है। क्यू पॉजिटिव कब होता है? व्हेन हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम, व्हेन हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम, ठीक है। जब किसी सिस्टम को हीट दिया जाता है तो हीट की वैल्यू जो होती है वो पॉजिटिव ली जाती है। दूसरा निगेटिव, व्हेन हीट इज ड्रॉन फ्रॉम द सिस्टम, व्हेन हीट इज ड्रॉन फ्रॉम द सिस्टम, ठीक है। व्हेन हीट इज ड्रॉन फ्रॉम द सिस्टम, तो हीट कैसी होगी? निगेटिव होगी। जनरली कब होगा? जब प्रोसेस, एक चीज और आगे लिख देते हैं कि जब किसी सिस्टम में एक्सपेंशन करना होगा तो आप हीट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। एक्सपेंशन होगा तो आप क्या करेंगे? हीट प्रोवाइड करेंगे, एक्सपेंशन हो जाएगा, ठीक है ना। उसी तरीके से अगर सिस्टम में क्या होगा? कंप्रेशन होगा तो वहां पे क्या हो जाती है? हीट रिलीज हो जाती है और हीट रिलीज होकर के बाहर आती है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे है, इसकी जरूरत यहाँ पे नहीं है। दूसरी बात हम करते हैं वर्क की। दूसरी बात हम आते हैं वर्क की करते हैं। वर्क भी पॉजिटिव और निगेटिव होता है। वर्क भी पॉजिटिव होगा और निगेटिव होगा। वर्क पॉजिटिव कब होता है? व्हेन वर्क इज डन बाय द सिस्टम, व्हेन वर्क डन बाय द सिस्टम, ठीक है। जब सिस्टम वर्क करेगा, किसी गैस में एक्सपेंशन होगा तो वर्क करेगा, उसको हम पॉजिटिव लेते हैं। वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम, ऑन द सिस्टम, मतलब जब किसी गैस पर आप वर्क करते हैं, उसको दबाते हैं, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है और वर्क कैसा होता है? निगेटिव होता है। उसके बाद बात आती है एनर्जी की, यानी कि डेल्टा यू की। एनर्जी की बात आती है, ठीक है। एनर्जी भी पॉजिटिव और निगेटिव होती है। एनर्जी भी क्या होती है? पॉजिटिव और निगेटिव होती है। कब होगा पॉजिटिव? व्हेन टेम्परेचर राइजेस, व्हेन टेम्परेचर राइजेस। जब टेम्परेचर राइज करेगा तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी, इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस। निगेटिव होगा व्हेन टेम्परेचर डिक्रीजेस, व्हेन टेम्परेचर डिक्रीजेस। जब टेम्परेचर डिक्रीज होगी तो क्या होगा? इंटरनल एनर्जी भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेस, ठीक है। इतनी सी बात हमको क्या करनी है? याद रखनी है साइन कन्वेंशन के लिए।
अगर साइन कन्वेंशन हमारे करेक्ट हैं तो फर्स्ट लॉ के साथ हम आसानी से डील कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इतनी बात हमने आज इसमें पढ़ लिया है, ठीक है। इतनी बातों को हम अच्छे तरीके से करके रखेंगे, देन उसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल्स पे जाएंगे और उसके बाद अगले टॉपिक को फिर स्टार्ट करेंगे, ठीक है।